हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आपके आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में अब बस 8 से 9 दिन बचे हैं। तो हम लोग इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग 8 से 10 मिनट के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए अभी तो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम चल रहा है। आरआरबी जेई के एग्जाम में डायरेक्टली आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे से रिलेटेड पूछ दिया गया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन था कुछ। और एक क्वेश्चन था आपको चिपको आंदोलन से रिलेटेड, जो कि कल हमने चिपको आंदोलन को किया था इंपॉर्टेंट डेज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया पढ़ने से पहले कि आखिर ये बायोस्फीयर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व एंड बायोस्फीयर होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नेचर का सुरक्षा तो करते ही करते हैं, साथ साथ जो भी वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रह रहे होते हैं उनका भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। जो आपका बायोस्फीयर हो सकता है इंडिया में, वो आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, आपका कोस्टल भी हो सकता है और आपका मरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है। यानी जो आपका बायोस्फीयर होता है वो आपके ज़मीन पे भी हो सकता है, समुद्र के पास भी हो सकता है और समुद्र के किनारे भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका बायोस्फीयर होता है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग प्लांट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ एनिमल को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो आपका बायोस्फीयर होता है दोस्तों, इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो आपका बायोस्फीयर होता है क्या इसमें हम लोग फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे हाँ, हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें हम लोग फ्लोरा को भी प्रोटेक्शन देते हैं और फौना को भी प्रोटेक्शन देते हैं। फ्लोरा का मतलब हो गया आपका फ्लावर और फौना का मतलब हो गया आपका एनिमल। फ्लोरा प्लांट वगैरह से संबंधित हो गया और फौना आपका एनिमल से संबंधित हो गया। यहीं से बात करते हैं कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किसने प्लान किया कि हम लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बायोस्फीयर बनाने का प्लान 1971 में, बायोस्फीयर बनाने का प्लान 1971 में यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा ये बनाया गया कि हम लोग बायोस्फीयर बनाएंगे जहाँ पे हम लोग फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्शन देंगे और साथ के साथ वहाँ पे रह रहे जो भी लोकल ट्राइब है यानी लोकल ह्यूमंस हैं उनको भी हम लोग प्रोटेक्शन देंगे। इसी वजह से इसको क्या बोल दिया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी बोल दिया गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि ये लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और कब किया गया है, तो आपका 1971 में। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को को फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया आपको इतना बात। अब सवाल आता है कि सन 1971 में यूनेस्को ने बोला कि आपको मैन एंड बायोस्फीयर बनाना है, ठीक है। लेकिन भारत में ये कब शुरुआत किया गया, तो दोस्तों यहीं से याद रखिएगा, भारत में जो आपका बायोस्फीयर बनाने का काम है वो 1986 में शुरुआत किया गया। कब शुरुआत किया गया, 1986 में भारत में पहला नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का शुरुआत किया गया। और इसके तहत हमने अपने इकोलॉजिकल एरिया को हमने क्या करना स्टार्ट किया, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया गया। और इसी के तहत भारत में पहला जो आपका नीलगिरी है उसका उद्घाटन किया गया। तो आई होप आपको बायोस्फीयर समझ में आ गया। बायोस्फीयर का काम यही होता है दोस्तों कि इसमें हम लोग जो आपका मैनकाइंड है और नेचर है उसके बीच हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, उनके बीच हम लोग रिलेशन को बनाने का काम करते हैं। जो आपका बायोस्फीयर होता है, जो भी आपका बायोस्फीयर, इसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जो आपका जैविक विविधताएं हैं उनको तो प्रोटेक्शन देते ही देते हैं। और वहाँ पे जो ट्राइब रह रहे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्लस जो आपके वहाँ पे ट्राइब रह रहे होते हैं उनको कल्चरल डाइवर्सिटी से भी हम लोग प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जो वहाँ के ट्राइब होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, साथ के साथ जो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट एनिमल वगैरह रहे होते हैं उनको भी हम लोग प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ का अगर डेवलपमेंट का बात करते हैं बायोस्फीयर का, तो दोस्तों जो यहाँ का डेवलपमेंट होता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों का उद्धान तो हो ही हो, लेकिन जो वहाँ का इकोसिस्टम हो उस पे कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो। वहाँ का लॉजिस्टिक ऐसा होना चाहिए कि आप पेड़ वगैरह को काट नहीं रहे हो। आपके एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका बायोस्फीयर होता है उसको कितने जोन में डिवाइड किया गया है। कोई भी क्लास मत छोड़ के जाइएगा दोस्तों, ये
10 से 15 मिनट का क्लास होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों देखिए, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसको हमने 3 रीजन में डिवाइड किया है। कितने रीजन में? 3 रीजन में। पहला जो रीजन होता है इसको हम लोग कोर एरिया बोलते हैं, दूसरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर जोन बोलते हैं, और तीसरे रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं तीसरे रीजन को? ट्रांजिशन जोन। जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि आपका बफर जोन क्या है, कोर जोन क्या है और आपका ट्रांजिशन जोन क्या है। तो जैसे देखिए, ये एक गोला, ये एक आपका दूसरा गोला और एक आपका ये तीसरा गोला। समझ में आ गया ये बात? आप बोलोगे हाँ सर, आपको ये बात समझ में आ गया। ये देखिए, ये जो ए वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस ए वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं कोर। इस ए वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोर एरिया। इसके अंदर ये जो लाल से मैं कलर कर रहा हूं, इसके अंदर कोई भी ह्यूमन नहीं घुस सकता है। तो आपके एएलपी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका बायोस्फीयर होता है दोस्तों, इसमें कौन सा एरिया है जिसमें कोई भी मनुष्य, कोई भी ह्यूमन को घुसने नहीं दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोर एरिया। जो आपका कोर एरिया होता है उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं घुस सकता है। तो सवाल फिर यहीं से आता है कि सर ये वाला जो रीजन है जिसको मैं अब येलो कलर से कवर कर रहा हूं, ये क्या होता है? तो दोस्तों ये जो येलो कलर से है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बफर जोन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बफर जोन। बफर जोन वैसा जोन है, अगर आप पूरे फॉरेस्ट को, अगर आप पूरे फॉरेस्ट में अगर वहाँ पे आदमी भी रह रहे हैं, आप वहाँ पे आदमी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, एनिमल को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्लांट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, और अगर आप आदमी को ये बोल देते हो कि भाई तुमको कोर एरिया के, तुमको पूरे फॉरेस्ट में नहीं घूमना है, तो आदमी बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो आदमी को बोल दिया गया, जो भी वहाँ के लोकल ट्राइब है, कि आपको कोर एरिया में नहीं जाना है। जो आपका लाल वाला एरिया, ये डेंजर एरिया है, ठीक है, इसमें किसी को नहीं दिया जाता है। तो जो वहाँ के लोकल ट्राइब होते हैं दोस्तों, वो लोग कहाँ जाते हैं? तो वो लोग बफर जोन में जाते हैं। बफर जोन में वो लोग किस लिए जाते हैं दोस्तों? तो वहां पे उन लोगों को अगर फिशिंग करना है, अपना जो उनके पास बकरी वगैरह रहता है तो उनको अगर चराना वगैरह है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं दोस्तों? तो वो लोग आपके बफर जोन में जाते हैं। समझ में आ गया? जो आपका टूरिज्म वगैरह होता है तो वो भी आपके बफर जोन में ही सीमित होता है। कोर एरिया में किसी को जाने का अनुमति नहीं होता है। ये वाला जो लास्ट वाला जो जोन है, जिसको मैं अब हरा कलर से डिनोट कर रहा हूँ, यही आपका क्या है? तो ये आपका ट्रांजिशन जोन है। ये कौन सा जोन है? आपका ट्रांजिशन जोन है। और इसी के अंदर आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन सेटलमेंट का जब मैं बात करता हूँ तो यहीं पे आपका जो यहाँ के ट्राइब रह रहे होते हैं, वहाँ ये यहाँ पे खेती कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे होते हैं, रिक्रिएशन वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए, जो आपका कोर एरिया होता है वहाँ पे किसको अनुमति होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका कोर एरिया होता है, यहाँ पे किसी को अनुमति नहीं होता है, बस और बस रिसर्च पर्पस से यहाँ पे आप इसका यूज किया जा सकता है, वो भी ऐसे चीज का जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली महत्व हो। वरना बफर जोन में ही हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च या एजुकेशन के पर्पस से यूज करते हैं। तो मैक्सिमम बफर जोन में ही हम लोग रिसर्च या एजुकेशन का करते हैं, लेकिन अगर एकदम एक्सट्रीम केस है तो हम लोग कोर एरिया में करते हैं। तो ये वाला जो रेड वाला एरिया है इसी को हम लोग कोर एरिया कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बायोस्फीयर के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग अपने बायोस्फीयर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जो आपका ये बायोस्फीयर है ये हमारे पास कितना है? तो आपसे सवाल पूछता है कि इंडिया में टोटल कितना बायोस्फीयर है? तो आप बोलोगे सर इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर है। इंडिया के अंदर कितना बायोस्फीयर है? तो इंडिया के अंदर सर 18 बायोस्फीयर है, ठीक है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? इस 18 में से 12 को यूनेस्को ने सपोर्ट किया है। 12 को यूनेस्को ने सपोर्ट किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि वो आपका 12 कौन सा यूनेस्को है, ठीक है। तो कौन सा बायोस्फीयर है? तो हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर है जिसमें हमने 12 को यूनेस्को ने सपोर्ट किया है। आपसे सवाल एग्जामिनर बहुत बार पूछ देता है दोस्तों कि जो हमारा भारत है वहाँ का फर्स्ट बायोस्फीयर कौन है? कौन सा फर्स्ट बायोस्फीयर कौन सा है? तो आप तुरंत जवाब दोगे कि जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है वो भारत का पहला बायोस्फीयर है। आपसे सवाल यहीं से बनता है कि जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है ये कहाँ पे स्थित है? तो आप यहीं से बोलोगे कि जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है ये आपका तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों के बॉर्डर पे है। जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1986 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो आपका लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? तो आप यहीं से बोलोगे कि जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, कहाँ पे? गुजरात में। ये आपका लार्जेस्ट
बायोस्फीयर है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछे, अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछे कि स्मॉलेस्ट बायो रिजर्व कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोल दोगे डिब्रू, आप क्या बोल दोगे? डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा जो आपके असम में है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये बात जाना कि जो आपका बायोस्फीयर है भारत में वो कितना है? टोटल 18 है, जिसमें 12 को यूनेस्को से सपोर्ट मिला हुआ है, यानी वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में वो आता है। जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है आपका? तो नीलगिरी है। ये इसका जो सीमा है ये तमिलनाडु, केरला और आपका कर्नाटका से, तीनों में से सटता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1986 में किया गया था। लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे तो गल्फ ऑफ कच्छ, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। स्मॉलेस्ट आपसे अगर पूछे तो डिब्रू सिखोवा जो कि आपका असम में है। और अगर आपसे सबसे नवीन यानी न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो आप तुरंत बोल दीजिएगा ये कहाँ पे है? पन्ना में। ये कौन सा है? पन्ना। जो आपका न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका पन्ना है। क्लियर हो गया ये बात? तो आइए अब हम लोग जानते हैं कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बनाया, तो इस ट्रिक को पढ़ने से के लिए हम लोग ये सब को मिटा लेते हैं। तो याद रखिए आपको 18 का 18 बायोस्फीयर रिजर्व इसी क्लास में याद हो जाएगा। और अगर याद हो जाए दोस्तों तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए हम सब लोगों के क्या होते हैं? नाना होते हैं, और नाना हम लोगों के लिए क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं। तो एक नाना थे जिनके दो एक नाती था और एक नतनी था। नाती का नाम क्या था? दीपक, और नतनी का नाम क्या था? आरती। तो नाना जी जाते हैं शॉपिंग पे। नाना जी कहाँ जाते हैं? शॉपिंग पे। तो नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। नाना जी कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं, साड़ी को शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। अब इसी से हम लोग अपना ट्रिक बनाते हैं। तो देखिए ना से क्या हो गया आपका? नीलगिरी। ना से क्या हो गया आपका? नीलगिरी। यहाँ ये कहाँ पे है? तो ये आपका, मैंने आपको अभी बताया कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। जो आपका ना है, ना से हो जाएगा आपका नंदा देवी। ना से क्या हो जाएगा आपका? नंदा देवी। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में। ने से हो जाएगा आपका नोक्रेक। ने से क्या हो जाएगा आपका? नोक्रेक। और नोक्रेक कहाँ पे है? तो ये आपका मेघालय में है। नोक्रेक आपका कहाँ है? मेघालय में। और इसका भी स्टैब्लिशमेंट देख लीजिए 1988 ही है। फिर आपका गू से हो जाएगा ग्रेट निकोबार। गू से आपका क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। और ये कहाँ पे है? नाम ही बता रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये बायोस्फीयर है। और ये इसका स्टैब्लिशमेंट क्या है? 1989। ठीक है, जो आपका मौ है इससे हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1989 में। क्लियर हो गया दोस्तों? सू से हो जाएगा आपका सुंदरवन, और ये इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? 1989 में। और जो आपका सुंदरवन है आप सारे लोग जानते हो ये कहाँ पे है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। क्लियर हो गया? मौ से हो जाएगा आपका मानस, और इसका एस्टैब्लिशमेंट भी क्या हो गया आपका? 1989 हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हो दोस्तों, ये चारों जितने हैं, ये चारों जो है आपका मन्नार का खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन और मानस, इन सब का एस्टैब्लिशमेंट सेम है 1989। ठीक है, सा से हो गया आपका सिमलीपॉल। ये इसका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? 1994 में है। और डी से हो गया आपका डिब्रू संजावा। डिब्रू संजावा, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब है? 1997 में। क्लियर हो गया? डी से हो गया आपका दिहांग दिवांग। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1998। और प से हो गया आपका पंचमढ़ी। क से हो गया आपका कंचनगंगा। पंचमढ़ी का एस्टैब्लिशमेंट है 1999 1999 में, और कंचनगंगा का है 2000 ईस्वी में। ठीक है, और से हो गया आपका अगस्त मलाई। ठीक है, और आपका आरती से हो गया अंचन कुमार अमरकेट। ठीक है, अंचन कुमार अमरकेट जो है ये कहाँ पे आपका? छत्तीसगढ़ में। अंचन कुमार अमरकेट जो है ये कहाँ पे आपका? छत्तीसगढ़ में है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2005 में। कहाँ पे हुआ था? 2005 में। ठीक है, और 100 से हो गया आपका शेष चलम पहाड़ी। शेष चलम पहाड़ी कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था बताइए? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2010 में। कब किया गया था शेष चलम पहाड़ी को एस्टैब्लिश? 2010 में किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे आपका? आंध्र प्रदेश में है। और पी से हो जाएगा आपका पन्ना, और पन्ना जो है आपका न्यूनतम है, और सबसे लेटेस्ट खुला है, और ये आपका मध्य प्रदेश में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2011 में। सोच लो 2011 में है, और अभी तक भी क्या है आपका? लेटेस्ट है। ठीक है, तो नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। इससे आप बना सकते हो। अब आप देख लीजिए जो हमने बताया था, जो आपका कोल्ड डिजर्ट है वो कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में है।
ठीक है। नंदा देवी देख लीजिए कहाँ पे, उत्तराखंड में। कच्छ वाला कहाँ पे, गुजरात में है। पंचमरी पन्ना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और ये आपका सबसे न्यूनतम है जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 2011 में। अंचन कुमार अमरकंटक, ये कहाँ पे आपका, छत्तीसगढ़ में। अंचन कुमार अमरकंटक कहाँ पे आपका, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, 2005 है। नीलगिरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका नीलगिरी है दोस्तों, ये सबसे नया मतलब सबसे पुराना है, और ये आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब था, 1986 में। फिर आपका अगस्त्यमल्या, ये आपका तमिलनाडु और केरला में पड़ता है। फिर आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। शेषचलम, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सिंपली पॉल, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। सुंदरबन आप सारे लोग जानते हो, वेस्ट बंगाल। नौक्रेक कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। और नौक्रेक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1988 में, ठीक है। फिर आपका कंचनजंगा सिक्किम में। मानस डिब्रू सिखौवा आसाम में, डिब्रू सब समझ जाइएगा, और गुवाहाटी सब की तरफ है तो आसाम। फिर देहांग देहांग अरुणाचल प्रदेश, और ग्रेट निकोबार आपका अंडमान एंड निकोबार इसलैंड में। तो आई होप आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट चीज आप लोग एक चीज बस देख लीजिए, फिर आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया हैं। इसी में आपसे अगर पूछ दे कि जिसको यूनेस्को ने शामिल किया हुआ है वो कौन कौन से है, तो वो आपके टोटल 12 हैं। एक तो आपका नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नौक्रेक, पंचामरी, सिमलीपॉल, अंश कमर अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलैया, कंचनजंगा और पन्ना, ये सारा का सारा आपको यूनेस्को से सपोर्ट इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया खत्म हुआ। अगर किसी को भी दोस्तों क्लास नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। साथ में ये जो अभी मैं आपका शॉर्ट में क्लास ले रहा हूँ तो इसका शॉर्ट नोट्स काफ़ी सुंदर से बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, एग्जाम पॉइंटर और आपको फॉर्मूला सीट यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट नोट्स केवल चाहिए, अगर आपको केवल फॉर्मूला सीट चाहिए तो 39 में, एग्जाम पॉइंटर चाहिए तो 39 में, और शॉर्ट नोट्स तो आपको 99 में। तो शॉर्ट नोट्स के साथ आपको एग्जाम पॉइंटर और फॉर्मूला सीट फ्री मिल रहा है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और आपका 1 से 2 मार्क्स जो आप लोग छोड़ के आ जाते हो उसको भी फिक्स करेंगे, ठीक है।